तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी मस्त रहना। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रशिया में सोशल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई और लोगों के मन में रेवोल्यूशन की भावना कैसे जगने लगी, और तीसरा कि लोगों ने मोनार्की मतलब राजतंत्र को कैसे हटाया, कैसे अबोलिश किया। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो गाइस थोड़ा सा रशिया को अभी प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं। तो रशिया यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, कहीं इतना बड़ा है कि जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है इससे लगभग दोगुना। इसकी इसकी एरिया अगर हम देखें तो वो है 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी पॉपुलेशन देखें तो 2021 के हिसाब से तो वो होती है 143.9 मिलियन पीपल, और पॉपुलेशन डेंसिटी निकाले तो 9 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आज हम जानेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो 1914 में रशियन एम्पायर कुछ इस तरह का दिखता था, और इतने बड़े एम्पायर में जो राजा राज करता था उसका नाम था जार निकोलस सेकंड, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। जार निकोलस, उस समय के रशियन एम्पायर की बात करें तो उसमें काफी सारे देश आया करते थे अभी के टाइम में, जैसे फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और कुछ पार्ट पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के। और पर एक बात और है गाइस, रशिया में कई सारे धर्म हुआ करते थे, जैसे मुस्लिम, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट एंड बुद्धिस्ट। जो सबसे मेन, जो ज्यादातर लोग जिस धर्म को मानते थे वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। गैस अब बात करते हैं कि 1914 से पहले रशियन इकोनॉमी और रशियन सोसाइटी में चल क्या रहा था। गैस उस समय ना रशिया की 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी। वो इसलिए इसका सबसे मेनली एक रीजन था कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी, जो जो जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री जहाँ पे थी वो थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, जो कि आज की कैपिटल रशिया की, वहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थी स्टेब्लिश थी। तो जिस कारण निकलता गया 1890s के आते आते रशिया में रेल नेटवर्क एक्सपेंड करने लगा, जिससे रेल नेटवर्क एक्सपेंड करते ही टर्सरी सेक्टर एक्सपेंड करेगा तो खुद ही खुद सेकेंडरी सेक्टर भी एक्सपेंड कर जाएगा। मतलब जो ट्रांसपोर्ट वगैरह आता है ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं, तो जिससे कि नई नई इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन जो था वो आसान होने लगा था ना रेल नेटवर्क से वजह से। तो इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। 1914 तक आते आते 30% जो भी वर्क था इंडस्ट्रीज में वो सब वुमेन या लेडीज संभालती थी। पर उनके साथ एक बहुत बुरा बर्ताव ये था कि जो लेडीज थी उनको मेल के कंपैरिजन में बहुत कम वेजेस मिलते थे, या तो बहुत ही कम मिलते थे या तो मिलते तो थे पर बहुत कम मिलते थे मेल के कंपैरिजन में। मतलब अगर कोई मेल 8 घंटे काम कर रहा है, उसको अगर हम सपोज करें 8 घंटे काम कर रहे तो अगर उसको $100 मिलते हैं या रशियन करेंसी 100 रूबल मिलते हैं, तो मैं जो फीमेल थी उसको सिर्फ 8 घंटे के 50 रूबल ही मिलते थे। तो ये था डिफरेंस। और दूसरा ये तो हो गई इस अर्बन एरिया की बात। अब हम बात करते हैं सीधे कि रूरल एरिया में क्या चल रहा था, गाँव के लोग, कंट्री साइड में क्या चल रहा था। इस कंट्री साइड में जो ज़्यादातर लोग थे वो किसान हुआ करते थे, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन हुआ था, या किसी का तो ज़मीन ही नहीं होती करती थी। वो उसका मेनली एक रीज़न था क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन तो चर्च और नोबेलिटी ने होल्ड करके रखी थी। उनको मजबूरन जो वहाँ के किसान थे उनको उनके लिए काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अनाज का आधा हिस्सा वो लेबर को दे दिया करते थे या किसान को दे। पर रशिया के किसान जो थे वो बाकी देशों के किसान के अलग थे। वो इसलिए वो जितना भी गुड प्रोड्यूस होता उनके मेहनत से वो सबको इकट्ठा करते और हर एक की इंडिविजुअल नीड की वजह से उसको देते रहते। तो गाइस अब बात आती है कि रशिया की गवर्नमेंट में क्या चल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई नहीं, तो मोनार्की का ही शासन था। तो अब थोड़ा उनके अंदर रेवोल्यूशन की भावना जागने लगी। तो वो गवर्नमेंट था क्या? अगर 1914 से पहले की बात करें तो रशिया में कोई भी पार्टी या मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था, लेकिन फिर भी 1898 के समय एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। नाम से पता लग रहा है कि ये वर्कर के लिए बनी है, और ये ज्यादातर काम ना अर्बन एरिया में एक्टिव करती थी। तो ये सब देख के फिर मतलब 1898 के समय पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था, लेकिन फिर उसके 2 साल बाद ही 1900 में एक और पार्टी बनती है जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये गांव के किसानों के द्वारा बनाई गई थी और ये ज्यादातर रूरल एरिया में एक्टिव थी। अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि मतलब किसानों को क्या जरूरत पार्टी की, है ना? तो जरूरत थी। वो क्यों? क्योंकि एक तो उनको अपनी जमीन वापस चाहिए थी जो नोबेलिटी और चर्च ने उनसे होल्ड करके ली थी, और दूसरा कि उनको रशिया में ना नेचुरल सोशलिस्ट करके बुलाते थे। तो इस चीज के लिए उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी। पर दोनों ही पार्टी में एक बात कॉमन थी कि दोनों ही इलीगल थी। तो अगर आगे बात करें तो ना गाइस टाइम निकलता रहता है। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी ना गाइस,
वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम पड़ता है बोल्शेविक और दूसरे का नाम पड़ता है मेंशेविक। अगर हम बोल्शेविक पार्टी की बात करें उस वक्त, तो उसको जो लीड कर रहा था उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। पर वो उनकी जो एक भावना थी, मन में भावना थी कि पार्टी में सिर्फ क्वालिटी मेंबर ही आ सकते हैं। और जो दूसरी पार्टी बनी थी मेंशेविक, उनके जो लीड कर रहा था उनका नाम था जूलियस मार्टव। पर उनका वो भावना थी कि पार्टी में कोई भी आ जा सकता है, कोई भी जिसको आना है पार्टी में आराम से आ सकता है, भले ही क्वालिटी हो या नहीं हो। अब क्या होता है ना कि जो राजा था वहाँ का, जिस मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ज़ार निकोलस सेकंड, उसी के पास पूरी पावर होती है। मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इलेक्टिव असेंबली तो थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो भी डिसीजन था वो राजा ही लेता था। उस वक्त क्या था ना कि जो रशिया था वो वॉर लड़ रहा था जापान से। क्यों? क्योंकि दोनों ही देशों को कोरिया और मंचूरिया चाहिए थे। बात ऐसी है कि जापान से रशिया बार बार हार जाता था, लेकिन जो वहाँ का राजा था ज़ार निकोलस सेकंड, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने हार मानने को हारने एक बार हारने के बाद भी दोबारा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दोबारा वॉर का फैसला किया। इतनी वॉर करने से ना जो रशिया की कंडीशन है वो खराब होती गई, जिससे कि देश में क्राइसिस आ गए और जो आम लोग थे उनको रहने खाने में भी परेशानी आने लगी। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, स्ट्राइक होने लगे और लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे और लोगों बेटर कंडीशन की लोग जो थे वो बेटर कंडीशन की डिमांड करने लगे। एक बार तो क्या हुआ गाइस कि 22 जनवरी 1905 एक वर्कर का ग्रुप वेंटर पैलेस के सामने जाकर, जिसको सर फादर गैपन लीड कर रहे थे, प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया। ये सब देखकर राजा प्रेशर में आ गया और उसने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया पुलिस या मिलिट्री को, जिससे कि क्या हुआ कि 100 वर्कर की डेथ हो गई और 300 से भी ज़्यादा वर्कर इंजर्ड हो गए। इस इंसिडेंट को हम ब्लडी संडे करके बुलाते हैं। गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 9th-10th का स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट इस इंसिडेंट के बाद ना लोगों के अंदर रेवोल्यूशन की भावना और जगने लगी और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये अपने अपने यूनियन बनाने लगे। पर बात एक सब में एक ही कॉमन थी कि सबको इलेक्टिव पार्लियामेंट चाहिए थी, इलेक्टिव पार्लियामेंट चाहिए थी। ये सब देख के राजा प्रेशर में आ गया, जिससे कि उसने अलाउ कर दिया इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाने की, जिसे आज के दिन हम ड्यूमा बुलाते हैं। और ड्यूमा बनाते ही जो पहली ड्यूमा बनी थी उसको राजा ने 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। फिर 3 महीने बाद दूसरी ड्यूमा बनी, जिसको राजा ने फिर डिसमिस कर दिया। वो क्यों? गैस में इसका एक रीजन है कि राजा नहीं चाहता था कि उसकी पावर जो है वो किसी और के हाथ में जाए, उसकी पावर शेयर हो। तो इसलिए फिर लोग और प्रोटेस्ट करने लगे, देश में दंगे, सिविल वॉर जैसी वो आने लग गई। तो इस राजा ने थर्ड ड्यूमा फॉर्म करी, पर इस बार उसने वोटिंग लॉज में कुछ चेंजेस करे और ड्यूमा में सिर्फ ऐसे लोगों को बैठाया रखा जो कि राजा के सपोर्टर थे या कोई कंजर्वेटिव टाइप के, और उन लोगों को बाहर कर दिया जो रेवोल्यूशन चाहते थे, लिबरल लोग थे, उन सबको ड्यूमा से बाहर कर दिया गया। बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, जिसमें यूरोप की 2 बड़ी अलायंसेस, जो सेंट्रल पावर जिसको बोलते थे, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ थे रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन दोनों में बहुत वॉर, क्योंकि इन दोनों की इन जो अलायंसेस थी इनकी कॉलोनी पूरे वर्ल्ड में थी, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा गया। वर्ल्ड वॉर को देखते थे रशिया के लोगों ने पहले तो ज़ार निकोलस सेकंड को बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट कर दिया ना भाई, जो सेंट पीटरबर्ग का नाम जो था उसको चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया। वो क्यों रखा? क्योंकि सेंट पीटरबर्ग जो नाम था वो एक जर्मन नेम था और लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया, देखो भाई सेंट पीटरबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया। वॉर बढ़ती गई, लोगों का राजा पर से विश्वास उठने लगा, धीरे धीरे लोग राजा को सपोर्ट करना ही बंद कर दिए। क्यों? इसके अब आप सोचोगे पहले तो उनको सपोर्ट राजा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में क्यों नहीं? इसके मेनली 3 रीजन थे। पहला कि जो राजा था वो ड्यूमा के जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके साथ कंसल्ट करना बंद कर दिया था, जिससे कि जो राजा के सपोर्टर थे पहले वो भी राजा के खिलाफ हो गए। और दूसरा जो मेन रीजन है वो है राजा का एडवाइजर जो था राजपुतिन, जिसको हम मोंक भी बोलते हैं। वो एक बुरा, लोगों की नजरों में एक बुरा एडवाइजर था, पर राजा जो था वो अपने राजपुतिन की ही बात सुनता था। और तीसरा जो सबसे मेन रीजन है कि जो रानी थी ना राजा की, ज़ारीन अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन ओरिजिन थी। तो जिससे लोगों को लगा कि जब रानी ही जर्मनी की है तो राजा जर्मनी से कैसे नफरत कर सकता है। इस वजह से लोगों ने राजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब बात आती है 1914 और 1916 में ना रशियन आर्मी जो थी वो बहुत बुरा हार रही थी ऑस्ट्रियन और जर्मन फोर्सेस के सामने। लगभग 70 लाख लोग, यानी कि 7 मिलियन लोग जो थे वो वॉर की वजह से मर चुके थे। 30 लाख यानी कि 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपने घर डिस्ट्रॉय हो गए थे।
क्रॉप साइट डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, रेलवे लाइन डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसका इफेक्ट सीधे इंडस्ट्रीज पर पड़ना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी। इसलिए इंडस्ट्री, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था इंडस्ट्री का खत्म हो जाना, कि जो जितने भी वर्कर थे इंडस्ट्री में वो तो ऑलरेडी चले गए थे, इसलिए इंडस्ट्री भी काफ़ी इफेक्ट हो गई, जिससे कि इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, जिससे कि पूरे देश में खाने की कमी महसूस होने लगी, और जितना भी खाना था वो तो सोल्जर के लिए भेज दिया जा रहा था। इस पहले जो रशिया एम्पायर की कैपिटल थी वो थी पेट्रोग्रेड। उसके बीच से ना एक नेवा नदी बहती थी। उसके राइट साइड तो गरीब मतलब वर्कर और उनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, और उसकी लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे विंटर पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग, जूमा भी ना लेफ्ट साइड लोकेटेड थी। जिससे क्या होता है ना, अब टाइम निकलता है कि फरवरी 1917 आते आते पेट्रोग्रेड में ना बहुत सारी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिससे कि खाने की कमी होने लगी। जैसे देख 50 वर्कर्स नदी के इस साइड आ गए, मतलब राइट से लेफ्ट साइड आ गए। और क्योंकि गैस एक रीजन ये भी था खाने की कमी की कि गवर्नमेंट ने जो था 22 फरवरी तक सारी फैक्ट्री को बंद कर दिया था वॉर की वजह से, जिससे कि लोग इधर आ गए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। किस अब बात आती है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की, जो कि मेन पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन का। किस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वो इसलिए बोलते हैं, आगे पता लगेगा। कि जो सो दोस्तों, जो रशियन एम्पायर की कैपिटल थी पहले पेट्रोग्रेड, वहां पे उसके बीच से जो थी नेवा नदी बहती थी, जिसके राइट साइड तो वर्कर्स और उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन लेफ्ट की साइड विंटर पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ड्यूमा जैसे कई बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हुआ करती थी। अब बात आती है ना इसकी, जो पेट्रोग्रेड था ना वहाँ पे फरवरी 1917 के टाइम पर कड़ाके की ठंडे पड़ने लगी, जैसे खाने की शॉर्टेज होने लगी। वो क्यों होने लगी? क्योंकि 22 फरवरी तक कई सारी फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था वॉर की वजह से, जिससे कि लोग और वर्कर जो है और गुस्से में आ गए, और उन्होंने लेफ्ट साइड नेवेस्की प्रोस्पेक्ट नामक जगह पे ना प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये सब देख के ना राजा ने कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लगाने से ना वो चले तो गए उस दिन, लेकिन फिर 24-25 तारीख को वो दोबारा आए और दोबारा वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे देख राजा ने ड्यूमा को ही सस्पेंड कर दिया। जिसे देख जो वो राजा के सपोर्टर थे वो भी राजा के खिलाफ होने लगे। अब क्या हुआ ना, क्या था ना, जो सोल्जर थे वो भी राजा के खिलाफ हो गए थे। क्यों? वो तो वॉर लड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन राजा जबरदस्ती उनको वॉर लड़ा रहा था। और जो वर्कर थे वो तो पहले से ही राजा के खिलाफ थे। उन्होंने मिलकर एक काउंसिल बनाई, जिसको हम बोलते हैं नाम पेट्रोग्रेड सोवियत रखने के बाद अब क्या होता है ना, अगले दिन कुछ मिलिट्री ऑफिसर राजा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप रिजाइन दे दो। तो राजा क्या करता है, 2 मार्च 1917 को अपनी कुर्सी से रिजाइन दे देता है। अब क्या होता है, जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी वो ड्यूमा के साथ मिलकर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी, जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब वही कंट्री को रन कर रही थी। कहानी में बोल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन का इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी था, उसने अपनी 3 डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने। पहली कि जल्दी से जल्दी वॉर को खत्म कर दो, और जो दूसरी डिमांड थी वो थी कि जितना भी लैंड है वो किसानों को वापस कर दो, और तीसरा कि सारे बैंक को नेशनलाइज कर दो। और इन्हीं तीनों डिमांडों को कैसे अप्रैल थीसिस भी बोला जाता है। देने के बाद अब व्लादिमीर लेनिन को लगने लगा कि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये वर्कर्स या किसानों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। वो इसलिए लगने लगा क्योंकि जो गवर्नमेंट जो लोग थे वो तो ये बताइए, या तो बिजनेसमैन थे या तो लैंडलॉर्ड थे। और आपको तो पता है कि जो बिजनेस में मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। इसलिए ये सब देख के लेनिन ने जो है वर्कर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया देश में, जो कि थोड़ी ही कुछ दिनों में ही उसको पूरे देश में पॉपुलैरिटी मिलने लगी, और वो पूरे देश में
फैलने लगा। अब इस चिप को देख के प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि हमारी पावर जो है लूज कर रहे हैं, और जो बोल्शेविक की उनको लगने लगा कि बोल्शेविक जो अपनी पावर गेन करता जा रहा है, ये सब देख के उन्होंने बुरे कदम उठाने शुरू कर दिया। और उन्होंने जो है ना कि जो भी उनके बारे में बुरा बोलता उसको सीधे उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया था। अब जो लोग थे ना वो धीरे धीरे प्रोविजनल गवर्नमेंट को अनसपोर्ट करना शुरू कर दिया था, मतलब उनको अच्छी नहीं लग रही थी। और बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो उसमें है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गए थे, के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गए थे। अब गाइस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के बाद ना गाइस जो बोल्शेविक वो थे वो सब लेनिन वो सबको अपने साइड करना शुरू कर दिया था। उसने क्या किया ना 16 अक्टूबर 1917 को सोवियत पेट्रोग्रेड को भी अपने साथ अपने साइड कर लिया, और उसके साथ मिलकर एक मिलिट्री काउंसिल बनाई जिसे कहते हैं मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिसका हेड लियोन ट्रॉट्स्की को बनाया गया। उसको हेड बनाने के बाद ना जो ना वो बोल्शेविक था वो विद्रोह करने को तैयार था, मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार था प्रोविजनल गवर्नमेंट। और फिर टाइम आता है विद्रोह करने का, यानी कि 24 अक्टूबर को बोल्शेविक की जो पार्टी है वो विद्रोह कर देती है प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये सब देख के जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है क्रेंस्की, उसने सीधे ऑर्डर आदेश दे दिया आर्मी को कि बोल्शेविक की जो 2 न्यूज़पेपर वाली बिल्डिंग है उसको सीज कर दिया उसकी आर्मी ने। तो इसी का जवाब देते हुए जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने उनके मिनिस्टर को ही अरेस्ट कर लिया, भाई मिनिस्टर और वर्कर्स को ही अरेस्ट कर लिया। करने के बाद जो लड़ाई चल रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में, उसमें ऑब्वियसली बोल्शेविक जीत गए और धीरे धीरे पावर आना शुरू हो गए लेनिन के पास, जिससे कि उसने क्या करा कि बैंक और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया उन्होंने लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। और तीसरा कि उसने आर्मी की यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी और उसमें एक हेड जोड़ी गई जिसको सोवियत हेड के नाम से बुलाते हैं। और फिर उसने बताया क्या किया, उसने अपने पार्टी का नाम बोल्शेविक से चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। अब पार्टी का नाम चेंज करने के बाद ना अब जो बोल्शेविक थी उसको, मतलब मैं बोल्शेविक ही बोलूंगा क्योंकि ये छोटा नाम है। अब पार्टी का नाम चेंज करने के बाद जो है बोल्शेविक ने ना इलेक्शन कंडक्ट किया। उनको लगने लगा कि हमने देश के इतना कुछ किया है, ऑब्वियसली हम ही जीतेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। बोल्शेविक जो था वो हार गया, जिससे गुस्सा होकर लेनिन ने असेंबली ही डिसमिस कर दी। असेंबली डिसमिस करने के बाद मार्च 1918 में लेनिन जो था उसने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया था और दूसरा और लोगों से उसके राइट छीन लिए थे। और जो तीसरा था, अब जो रशिया जो था वो 1 पार्टी स्टेट बन चुका था, जिससे लोग दुखी होने लगे और देश में सिविल वॉर जैसी नौबत आने लगी। अब वैसे लोगों के बीच में हो रही थी, पहली रेड जो कि लेनिन सपोर्टर थे, दूसरे ग्रीन जो कि फार्मर और पीजेंट थे, और तीसरे जो थे वो व्हाइट थे यानी कि जार सपोर्टर, मतलब जो राजतंत्र को अभी भी मिस कर रहे थे, जो राजतंत्र की याद में रहते थे। तो गाइस तीनों का अलग अलग मोटिव था। अब क्या होता है ना गाइस, जो जब सिविल वॉर चल रही होती है तीनों के बीच में, तो जो पीजेंट और फार्मर और जार सपोर्टर थे उनको जो थे वो बाहर की कंट्री भी सपोर्ट कर रही थी। वो क्यों कर रही थी मैं बताता हूँ, कि रशिया में सोशलिज्म फैल रहा था और आज अगर उनको लगता था कि अगर आज रशिया में सोशलिज्म फैलेगा तो कल हमारे देश में भी कहीं विद्रोह होना शुरू नहीं हो जाए, सोशलिज्म फैलना शुरू नहीं हो जाए। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी ना फिर भी लेनिन जीत। अब ना लेनिन को लगने लगा कि हमने वो सिविल वॉर तो जीत ली, तो उसने क्या किया, देश की ग्रोथ के लिए काम करने का सोचा। तो उसने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। तो पहले के 2-5 सालों में तो उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ध्यान देने की सोची। तो उसने क्या किया कि सब चीज के प्राइस फिक्स कर दिए, जिससे कि देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी, सिटीज डेवलप होने लग गई, स्कूलिंग सिस्टम चेंज होने लगा। और क्या होता है गाइस, जो देश में जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी इंप्रूव होने लगी, सब अच्छा चला था। पर तभी एक ट्विस्ट आता है कहानी में कि लेनिन की डेथ हो जाती है। अब लेनिन की डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन रशिया के न्यू लीडर बनते। अब क्या होता है, 1928 तक आते आते सोवियत रशिया में ग्रेन की शॉर्टेज होने लगी, और क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सारे फूड प्राइस पर जो प्राइस थे वो फिक्स कर रखे थे, तो जिससे क्या होता है जो फार्मर थे उन्होंने अपना ग्रेन बेचना बंद कर दिया, जिससे कि फूड की शॉर्टेज बढ़ने लगी। तो जो रशिया के अमीर किसान हुआ करते थे ना गाइस, उनको कुक्का बोला करके प्रोनाउंस किया जाता था। तो जो स्टालिन था उसने उस टाइम इमरजेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। वो क्योंकि स्टालिन को लग रहा था कि जो बड़े बड़े ठीक है मतलब वो फार्मर हैं, तो उन्होंने ना जो है अपना ग्रेन्स छुपा रखा है, क्योंकि जब टाइम आएगा जब ग्रेन्स की महंगे होंगे तब वो बेचेंगे। तो उससे उन्होंने ये सब देख के उसने क्या किया कि जो उसके मेंबर थे पार्टी के, उसने उनके घरों में रेड करना शुरू कर दिया जो बड़े, और उनसे ग्रेन जबरदस्ती छीन कर बांटने लगे लोगों में।
लेकिन फिर भी जब ग्रेन की शॉर्टेज फुलफिल नहीं हो पाई तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम इन लॉन्च किया जिसको कलेक्टिव प्रोग्राम बोलते हैं, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इसमें बेसिकली होता है क्या था कि लैंड को इकट्ठा, सबकी लैंड को एक साथ मिलकर मॉडर्न मशीनरी का यूज करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन उगाना था। पर जो फार्मर थे वो इसके लिए ना वो हुए नहीं, तैयार नहीं हुए, और स्टालिन ने ये चीज़ करना कंपलसरी कर दिया था। तो इसे देखना स्टालिन ने जो है ना लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया, और जो तो इसी के खिलाफ जाके जो किसान थे उन्होंने अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया प्रोटेस्ट के लिए। कैसे प्रोटेस्ट करने के बाद भी ना लगभग 40 लाख यानी 4 मिलियन लोग भूखमरी से मर गए। अब ये सब देख के जो स्टालिन के पार्टी मेंबर थे वो भी उसको क्रिटिसाइज करने लगे। तो ये सब देख के स्टालिन को गुस्सा आ गया। अब ये उसने क्या किया, जो भी उसके बारे में उल्टा बोलता उसको या तो जेल या लेबर कैंप भेज दिया करता था। तो दिन तक आते आते ना लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख को लोगों को या तो जेल में या तो लेबर कैंप में स्टालिन के द्वारा भेज दिया गया था। तो आप देखते हैं रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया काफी इन्फ्लुएंस हुई। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनना शुरू हो चुकी थी, और जो बोल्शेविक है उसने यूनिवर्सिटी में सोशलिज्म के खिलाफ लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से तो गए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो उससे तो सोशलिज्म और तेजी से फैलने लगा। इंडिया में भी काफी लोग इंस्पायर हुए सोशलिज्म के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। पर बस एक अफसोस की बात अभी भी है कि रशिया तब भी एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं बन पाया, लोगों को उसकी फ्रीडम नहीं मिल पाई। पर सोशलिज्म रशिया की वजह से ही पूरी दुनिया में फेमस हो गया।